हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। तो आज हम हमारा जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है 5 रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर जो एसआर रंगनाथन जी ने दिए थे हमारी लाइब्रेरी को 5 लॉज, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिनको क्या नाम से जाना जाता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 5 लॉज के बारे में। सबसे पहले है पुस्तकालय के जो नियम है वो कब और उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं हम, कब और किसके द्वारा दिए गए थे, बनाए गए थे। तो जो पुस्तकालय के 5 नियम है, नियम नामक जो पुस्तक है वो डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी द्वारा लिखी गई थी और 1931 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। जो ये 5 सूत्र हैं इनका प्रतिपादन या मतलब इनको बनाया कब गया था, इवेंट किया गया था, प्रतिपादन किया गया था 1928 में, लेकिन इनको प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था, 1931 में। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो लाइब्रेरी साइंस के 5 रूल हैं उनको कब प्रकाशित किया गया था। तो आप सोचेंगे कि 1928 ऑप्शन में होगा, ये राइट होगा क्योंकि 1928 में इनको बनाया गया था, लेकिन नहीं, वो प्रकाशित पूछा गया है तो 1931 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो बुक है, पुस्तक जो एसआर रंगनाथन जी ने लिखी थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1931 में पब्लिश हुआ था और सेकंड एडिशन है वो 1957 में प्रकाशित किया गया था। और ये बुक जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसकी प्रस्तावना और जो भूमिका, प्रस्तावना और भूमिका से आप मतलब समझते हैं, जैसे हम बुक लेते हैं कोई भी बुक, तो उसके जो फ्रंट में लिखे फ्रंट 2 पेजेस होते हैं, उसकी भूमिका लिखी होती है और उसकी प्रस्तावना लिखी होती है, वो होती है प्रस्तावना और भूमिका। तो वो किसने लिखी थी, पी.एस. शिवस्वामी अय्यर ने और डब्ल्यू.सी. बर्विक सैयद द्वारा। ठीक है, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसके बुक के ऑथर हैं, बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी, और प्रस्तावना और भूमिका इसकी किसने लिखी थी, पी.एस. शिवस्वामी अय्यर ने और डब्ल्यू.सी. बर्विक सैयद द्वारा। ठीक है, इन सूत्रों का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सूत्रों का प्रतिपादन कहाँ हुआ, मीनाक्षी कॉलेज हो, तो मीनाक्षी कॉलेज जो अन्नामलाई नगर चेन्नई में स्थित है, लेकिन इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, वो है प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संगठन द्वारा किया गया था। तो मेनली ऐसे पूछा जाएगा कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इस बुक का प्रकाशन कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो प्रकाशन हुआ मद्रास पुस्तकालय संगठन द्वारा। ठीक है, इसके जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, पहले कोई भी एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन, एमपी लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एक एमसीक्यूज की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है अलग से। तो उसका एक स्पेशल जो सिर्फ 5 लॉज के ऊपर है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उस वीडियो का लिंक, तो आप वहां से जाके डायरेक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कर सकते हो। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख लीजिएगा सभी को, तो आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएंगे ये रूल्स किस टाइप के, कैसे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है, सबसे पहला रूल, प्रथम रूल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनको लाइन वाइज याद करना। ठीक है, ऐसे तो हम रूल हमें पता होगा कि लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, बुक यूज के लिए है और हर जो रीडर है उसको उसकी बुक मिलनी चाहिए, ये चीजें हमें पता होंगी कि ये 5 रूल्स है, लेकिन ये कौन से नंबर पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट जो है, बुक्स आर फॉर यूज, जो पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है पुस्तकें उपयोग के लिए है, और इसके अंतर निहित जो तत्व है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। अब ये तो बोल दिया बुक्स आर फॉर यूज, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि बुक्स आर फॉर यूज ये कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है। तो जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, किसी पुस्तकालय में
फर्नीचर की मरम्मत या फर्नीचर को रिप्लेस करना किस नियम के अंतर्गत आता है? तो वो किसके अंतर्गत आता है? पहले फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, ऐसे ये इसकी तत्व हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहले के हमारा जो लॉ है उसके अंदर कौन से तत्व आते हैं? पुस्तकालय का स्थान। सबसे पहले क्या, पुस्तकालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम ना आए और वो इजीली वहां पे पहुंच सके। ठीक है, कार्यकाल सुविधाजनक हो। कार्यकाल मतलब ऐसे ना हो कि रात को 12 बजे से लाइब्रेरी ओपन होगी, फिर हर किसी के लिए लेट नाइट तो कोई भी यूजर ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइब्रेरी को यूज करे। तो जो टाइम है, जो कार्यकाल है, वो सुविधाजनक होना चाहिए, जैसे 9 से 5। या फिर वर्किंग टाइम देख लिया जाए, जैसे आपकी लाइब्रेरी को यूजर्स हैं वो ज्यादा जॉब पर्सन हैं, तो वो 5 के बाद आफ्टर 5 PM फ्री होते हैं, तो वो 5 to जैसे 10, 11, 9 ऐसे कुछ टाइम, जो टाइम है, जो कार्यकाल है, वो सुविधाजनक होना चाहिए लाइब्रेरी के यूजर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय भवन और फर्नीचर। भवन और फर्नीचर से रिलेटेड कुछ जैसे रिप्लेस करना है या फिर भवन की मरम्मत करनी है, इस टाइप के जो बातें हैं वो क्या है? फर्स्ट बुक्स आर फॉर यूज प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों का संरक्षण। पुस्तकों का संरक्षण करना भी पुस्तकालय के पहले नियम के अंतर्गत आता है। नवगत पुस्तकों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। जो नई बुक्स हैं, जो लाइब्रेरी में नई बुक्स आई हैं, उनको स्पेशल जो इंगित करना या फिर दर्शाना कि जो हमारे यूजर्स हैं उनको पता लग सके कि हमारे पुस्तकालय में, हमारी लाइब्रेरी में ये बुक्स अभी नई आई हैं। तो नवगत जो पुस्तकें हैं उनको प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय नियम, सेकंड रूल क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक। जो प्रत्येक पाठक है उसको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक, दूसरा नियम के अंतर्गत क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक का भिन्न रूप सभी के लिए पुस्तकें हैं। ठीक है, तो एवरी रीडर हिज हर बुक, हर जो रीडर है उसकी एक अपनी बुक होती है। ठीक है, किसी पर्सन को किसी टाइप की बुक चाहिए, किसी पर्सन की जो इंटरेस्ट है वो किसी टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं? इस कानून में प्रत्येक पाठक का अर्थ पुस्तकालय के सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं से है, भले ही वो किसी लिंग, जाति और शारीरिक बनावट के हो, दूसरे कानून के अंतर्निहित होते हैं। दूसरा जो कानून हमारा दूसरा कानून कौन सा है? एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक पाठक की को उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए। ठीक है, यह पुस्तक होती है। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि दृष्टिहीनों के लिए या फिर छात्रों के लिए, किसानों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाना किस नियम के अंतर्गत आता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना कि, तो क्या आएगा? सेकंड लॉ के अंतर्गत, दूसरे कानून के अंतर्गत ये बातें आती हैं। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको MCQs के थ्रू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, राज्य का दायित्व और पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व, ये सब चीजें क्या है? सेकंड लॉ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय नियम, एवरी बुक्स इट्स रीडर। वो क्या था? हर जो रीडर है हिज हर उसकी बुक होती है, और यहाँ एवरी बुक का एक रीडर होता है। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो इस नियम के दृष्टिकोण पुस्तक की ओर उन्मुख है। ठीक है, पुस्तक की तरफ इस दृष्टिकोण, इस जो नियम का है मेन दृष्टिकोण। इस नियम के अनुसार पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक को अपने उपयुक्त पाठक को खोजने और उसके लिए उपयोगी होने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसे उसका रीडर मिले ही मिले। एक बुक ऐसी हो कि जिसको हर कोई पढ़ना चाहता हो, और कुछ एक बुक्स ऐसी हो कि जिसको रीडर्स का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं हो। नहीं, हर बुक को उसका एक रीडर
जरूर मिलना चाहिए, हर बुक को पढ़ना चाहिए, अवसर में उपयोगी होने का उस बुक को अवसर होना चाहिए। ठीक है। तीसरे नियम में स्पष्ट अर्थ यह है कि संसाधन उपयोगकर्ताओं की तलाश करते हैं। वास्तव में पुस्तकालय अध्यक्ष का कर्तव्य पुस्तकालय संसाधनों को उन लोगों को खोजने में मदद करना है जो उन्हें चाहते हैं और उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी स्कूल लाइब्रेरी में जैसे 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है और वो साइंस की बुक चाहता है, तो वो लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, जो लाइब्रेरियन है, उससे सबसे पहले मदद मांगेगा कि सर मुझे ये बुक कहाँ मिल सकती है। लेकिन जो लाइब्रेरियन है वो उसको बुक ऐसे बोल दे कि 10th क्लास की तो हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है साइंस की, तो उसने उसकी मदद नहीं की, जिसके कारण क्या है कि संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया। तो वास्तव में क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि जो संसाधन है जिनको लोग खोज रहे हैं उन तक पहुंचाना एक पुस्तकालय अध्यक्ष का मेन कर्तव्य होता है। ठीक है। संसाधनों को उन लोगों को खोजने में मदद करना जो उन्हें चाहते हैं। ठीक है। यह सिद्धांत स्वाभाविक रूप से खुली पहुंच के मूलभूत मुद्दे को संबोधित करता है। ये खुली पहुंच जो है, ये वर्ड काफी क्वेश्चंस में आया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। खुली पहुंच, लाइब्रेरी की खुली पहुंच या फिर पुस्तक तक खुली पहुंच, ऐसे करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो वो क्या है, थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत का स्वाभाविक रूप क्या है, खुली पहुंच, ओपन एक्सेस। ठीक है। खोई हुई किताब हमेशा के लिए खोई हुई किताब होती है। यह पाठक के पक्ष में तीसरे नियम का सिद्धांत है। ठीक है। खोई हुई किताब से रिलेटेड क्वेश्चन हो, खोई हुई से मतलब क्या है कि लाइब्रेरियन वो बुक ऐसे अपनी लाइब्रेरी के एक्सेस तो लाइब्रेरियन नहीं करवाता है कि हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें ये बुक है और ये नहीं है। तो लाइब्रेरियन ने बोल दे ये बुक हमारे पास नहीं है, पुस्तक हमारे पास नहीं है, तो वो क्या है, खोई हुई किताब हो गई। तो खोई हुई किताब हमेशा खोई हुई किताब ही रहती है। ठीक है। यह पाठक के तीसरे नियम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तीसरा नियम एक अच्छी तरह से अभिकल्पित पुस्तकालय सूची के रखरखाव की भी वकालत करता है। ठीक है। अच्छी तरह से जो पुस्तकालय की तय सूची है, जो लिस्टिंग की जाती है, उसके रखरखाव को भी थर्ड लॉ के अंतर्गत गिना जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारा लॉ है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो पाठक का समय बचाए, चौथा लॉ हमारा है। इसमें टाइम पर ज्यादा फोकस किया गया है रीडर के। तो क्या है, पुस्तकालय प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है इन नीतियों। फोर्थ लॉ है, सबसे बड़ी चुनौती क्या प्रस्तुत करता है, इन नीतियों को हमेशा पाठक या फिर उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। चौथे जो नियम है उसके अंतर्गत खुली पहुंच की प्रणाली, लेकिन निर्बाध पहुंच प्रणाली। ठीक है। निर्बाध पहुंच प्रणाली किस नियम के अंतर्गत आती है, तो वो होगा फोर्थ जो लॉ है उसके अंतर्गत। या फिर मेनली आप क्या है कि जो टाइम से रिलेटेड है, कि एक यूजर का जो टाइम सेविंग क्वेश्चन हो कोई, तो वो क्या है, फोर्थ लॉ के अंतर्गत आएगा। उचित वर्गीकरण प्रणाली, उचित वर्गीकरण क्या है कि सभी बुक्स मैशी ना करके कि किसी सब्जेक्ट की बुक जैसे साइंस की, मैथ की, हिंदी, इंग्लिश की सभी को एक अलमीरा में रख दिया, ऐसा नहीं। हर किसी सब्जेक्ट्स की, हर किसी टॉपिक्स की बुक्स को अलग अलग से मेंटेन करना चाहिए। तो उनका जो वर्गीकरण है वो अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसे मैशी टाइप से रख दी जाएंगी बुक्स, तो लाइब्रेरियन तो ऐसे, हाँ ये बुक तो हमारी लाइब्रेरी में है, लेकिन है कहाँ, उसको मैनेज करना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या है, टाइम बचता है। अब इतनी बुक्स में ऐसे बोल दिया बुक तो है लेकिन उनको ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो ये टाइम सेविंग से रिलेटेड लॉ है। यह फोटो चार्जिंग प्रणाली, टिकट प्रणाली, कंप्यूटरकृत चार्जिंग प्रणाली, बारकोड प्रणाली और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली
जैसी हाल ही में विकसित सभी विधियों को तकनीकों के साथ प्रभावी प्रचलन प्रणाली है। मेन इसका क्या है कि जो डिजिटलाइजेशन है, जो हाइब्रिड लाइब्रेरीज होती हैं, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरीज हैं, जिससे टाइम को बचत की जा सकती है, टाइम को सेव किया जा सकता है, उन लाइब्रेरियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। आजकल की टेक्निक्स की जो प्रचलन है उस प्रणाली पे ज़्यादा फोकस करता है, जिससे यूजर्स का टाइम सेव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट है जो हमारे SR रंगनाथन जी द्वारा दिए गए लॉज हैं। तो सबसे लास्ट है, लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी हमेशा एक वर्धनशील संस्था या जीव है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था या जीव है। डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय की तुलना एक बढ़ते हुए जीव से करते हैं। एक जीवित जीव में वृद्धि दो प्रकार की होती है, बच्चे की वृद्धि और वयस्क की वृद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुस्तकों का जो भंडारण है, तो पुस्तकों को भंडारण का जो कार्य है वो ग्रोइंग है। टाइम टू टाइम नई नई बुक्स आएंगी तो लाइब्रेरी क्या है, ग्रो होगी। वर्गीकरण और सहसूची, अलग अलग उनको वर्गीकृत करना और उनकी लिस्टिंग करना, ये भी क्या है, लाइब्रेरी का ग्रोइंग फैक्टर है। बाल एवं वयस्कों के विकास पर बल। विकास चाहे किसी भी चीज का आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो विकास क्या है, फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है। बच्चों का या वयस्कों का विकास फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है। पुस्तकों की छटाई करना और CD-ROM की आवश्यकता। जो वेस्ट बुक्स हैं, जो यूजेबल नहीं है, उनकी छटाई करते करते उनको बार बार मतलब लाइब्रेरी को अपडेट करते रहना फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आता है। और सदैव सूची पत्रक पर वर्गांक के लिखने में पेंसिल का प्रयोग। ठीक है, पेंसिल का प्रयोग करना सूची पत्रक में, ये भी क्या है, फिफ्थ लॉ का एक फैक्टर है। और पुस्तकालय कर्मी की संख्या, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित जो प्लानिंग की जाती है वो सब क्या है, संगठन से संबंधित प्लानिंग, मैनेजमेंट से संबंधित प्लानिंग और पुस्तकालय कर्मियों की संख्या जो है, ये सब देखना किसके है, फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेन क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप उस ऑप्शन टाइप MCQ यूज करेंगे तब पता चलेंगे। ग्रो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो फिफ्थ लॉ से रिलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ एक और जो विद्वान हुए थे जिन्होंने लाइब्रेरी के नियम के बारे में और कुछ भी अपनी राय दी थी। तो 1992 में जेम्स A. रेटिंग ने पुस्तकालय के छठा नियम उनका क्या था, प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता, इस नियम की कल्पना की थी। ठीक है, ये बस जस्ट आपको ऐसे समझाने के लिए है। बाय चांस किसी में आपको आ जाए वन लाइनर टाइप से, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो 1992 में जेम्स A. रेटिंग ने सिक्स्थ नियम दिया था। जेम्स A. रेटिंग का नियम कौन सा था, प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता। ठीक है, इस नियम की उन्होंने कल्पना की। नेक्स्ट है, कुरुमेन और पैक्कीरेन पेरी ने दो नियमों की प्रस्तावना रखी थी। उसमें सिक्स्थ और सेवंथ, 5 नियम तो वही है। सिक्स्थ और सेवंथ कौन सा नियम उन्होंने दिया था, सिक्स्थ नियम दिया था प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तकालय सेम है। और सेवंथ जो नियम दिया था, प्रत्येक लेखक पुस्तकालय में अपना योगदान देता है। हाँ, तो हर लेखक की बुक राइट होगी और बुक क्या है, पुस्तकालय में जाएगी, तो उसको रिलेट करके उन्होंने अपना सेवंथ नियम दिया था, प्रत्येक जो लेखक है वो पुस्तकालय में अपना योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा सा कुछ देखने लायक हो जाता है, क्योंकि ये इन्होंने जो SR रंगनाथन जी के नियम थे उनको डिजिटली वेब की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने नियमों में थोड़ा सा सुधार किया था। तो ये देखते हैं, मेंटर केना ने 2003 में सॉफ्टवेयर पुस्तकालय के 5 नियम दिए। नियम जो SR रंगनाथन जी है उनसे ही लगभग सेम है, लेकिन उनको वेब की फॉर्म में कन्वर्ट किया है इन्होंने, कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए है, लाइब्रेरी उपयोग के लिए नहीं है, इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए है। प्रत्येक यूजर का अपना सॉफ्टवेयर
ठीक है। उसमें क्या था कि सभी जो यूजर हैं उनकी अपनी एक बुक होती है। तो इनका क्या है, प्रत्येक यूजर का अपना सॉफ्टवेयर या सभी के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का उसका यूजर होता है। प्रत्येक बुक के लिए एक यूजर होता है। यही इसमें बात सॉफ्टवेयर से रिलेट कर दी। प्रत्येक सॉफ्टवेयर को उसका यूजर मिलता है। यूजर का समय बचाएं। यूजर का समय कैसे बचाएं? पुस्तकालय के उसमें था कि जैसे बुक्स को अच्छे से अरेंज करके एक यूजर का समय बचाना है। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर का अच्छे से मेंटेन या फिर डेवलपमेंट करके यूजर का समय बचाना है। और लास्ट उसमें क्या था कि जो सॉफ्टवेयर पुस्तकालय है वो एक वर्धनशील या फिर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था या जीव है। सेम बात है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो वेब के 5 नियम जो थे वो अली रेजा नेहरू जी ने 2004 में तैयार किए थे, जिनका शीर्ष रंगनाथन के 5 कानूनों का वेब अनुप्रयोग है। वही बात हो गई कि जो रंगनाथन जी के 5 कानून थे उनका वेब में अनुप्रयोग किया गया है। यही जो ऊपर दे गए हैं पढ़ लेना। वेब संसाधन उपयोग के लिए है। प्रत्येक यूजर का अपना वेब संसाधन होता है। प्रत्येक वेब के लिए इसका यूजर होता है। यूजर का समय बचाएं। और वेब एक वर्धनशील या संस्था या जीव है। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हमने आज लाइब्रेरी के जो 5 नियम हैं उनके बारे में पढ़ा है और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाके देख लीजिएगा। बाकी हम जितने भी वीडियोस करते हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो मैंने उनमें जो हमारे मॉक टेस्ट है उसमें आई गई थी, इसलिए मैंने इसके अलग से क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं डाले ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो पाए। एंड थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मुझे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हैव अ गुड नाइट डे।